श्रीमान राजेंद्र पाल गौतम जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भारत की सरकार स्वयं खत्म करने का प्रयास कर रही है, सरकारों के द्वारा जो विपक्ष की सरकारें हैं अलग अलग राज्यों में, वहां सदन में जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं और जिस तरह केंद्र सरकार के द्वारा चुने हुए राज्यपाल, उपराज्यपाल उन सरकारों के सदन के द्वारा पास किए हुए प्रस्तावों को रोकने का और विफल करने का काम कर रहे हैं, ये भारत के संघीय ढांचे पर, ये भारत के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हमला है। आज पहले तो मैं अपने साथी सौरभ भारद्वाज जी के इस प्रस्ताव को समर्थन करता हूं और इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आज ही इस चर्चा के शुरू में मैं भारत में सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलन के दो बड़े नेता देश ने अभी खोए हैं, मुलायम सिंह यादव जी और शरद यादव जी, उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज ही के दिन रोहित वेमुला, जिसको एक सांस्थानिक हत्या की गई, उनका शहादत दिवस है, उनको भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन के अभाव में भारत के 90% से ज्यादा लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये सारा जो समस्या पैदा हुई, केवल 90% लोगों को ज्ञान का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, इसलिए हुआ। और मुझे दुख है कि आज उसी तरह की परिस्थिति वो दिल्ली की सरकार, जो भारत के अंदर एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने अपने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च करके युवाओं के भविष्य को तैयार करना, माताओं पिताओं के बच्चों के सपने को साकार करने का जो संकल्प हमारी दिल्ली की सरकार ने लिया और उस काम की शुरुआत की, उस काम को जिस तरह रोका जा रहा है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसीलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। तो दिल्ली की सरकार तो लोगों को ज्ञानी बनाने की तरफ काम कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे केंद्र की सरकार ने जितनी भी विपक्ष की सरकारें देश में हैं, उन सबको पूरी तरीके से खत्म करने का एक संकल्प लिया है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लिया है। इसी वजह से जहां एक तरफ झारखंड की विधानसभा ने जो प्रस्ताव पास किया उसको राज्यपाल ने लंबे समय तक रोके रखा, जो छत्तीसगढ़ की सरकार ने पास किया उसको रोके रखा, और दिल्ली की सरकार जो भी निर्णय ले रही है उस निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के आ जाने के बावजूद, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्यपाल किसी भी मुद्दे पर अगर असहमति रखते हैं या तो वो समर्थन दें, और अगर असहमति रखते हैं तो वो किसी भी प्रस्ताव को रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहां टीचर्स को विदेश जाने से रोका, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो दिल्ली की सरकार के सारे काम को रोकना चाहते हैं। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स का और स्टाफ की सैलरी रोकी, उन्होंने दिल्ली के बाकी जो विभाग हैं उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग नौकरी कर रहे हैं या जो अस्पतालों के अंदर काम कर रहे हैं उनकी भी तनख्वाहें कई कई महीनों से रोक दी। और लगातार हम देख रहे हैं एक प्रयास चल रहा है, वो प्रयास आज मुझे याद आ रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण, जो उस वक्त की संविधान सभा के सामने उन्होंने इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि हम आज आजाद होने वाले हैं और अपने संविधान से शासन करेंगे, लेकिन भारत पहले भी अनेकों बार गुलाम हुआ।
ये प्रजातंत्र भारत में कोई नया नहीं है। भारत में बुद्ध के समय पे 15 गणराज्य थे जहां बकायदा गुप्त मतदान से राजा चुना जाता था, लेकिन उसके बाद भारत अनेकों बार गुलाम हुआ और अब हम फिर आजाद हो रहे हैं, फिर से एक संविधान के द्वारा अपने देश का शासन चलाने वाले हैं। लेकिन क्या हमारी आजादी बरकरार रहेगी? इस मुद्दे पर संविधान सभा के सामने भाषण देते हुए 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2 बातों पर चिंता जाहिर की थी। एक तो बात यह थी कि जिस दिन देश के अंदर ऐसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बन जाएगी जो धर्म को देश से ऊपर मानने लगे, उस दिन देश का प्रजातंत्र खतरे में चला जाएगा। और दूसरी चिंता उन्होंने जाहिर की थी कि जिस दिन देश के लोग देश के किसी बड़े नेता के सामने इतने अंधभक्त हो जाएं कि अपने जीवन के सारे फैसले लेने का अधिकार उसको सौंप दें, उससे तानाशाही बढ़ेगी और उससे एक ऐसा नेतृत्व पैदा होगा जो भारत में पेपर पे आजादी बचेगी, लेकिन लोगों की आजादी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। आज केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष की सरकारों को न केवल परेशान कर रही है, सदन के अंदर जो फैसले सरकारें ले रही हैं उन सरकारों को रोक रही है और राज्यपालों और उपराज्यपालों के माध्यम से वो सरकार के काम को रोक रही है। मुख्यमंत्री और उनके साथ पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक अपने जनता की आवाज को लेकर अपने शिक्षा का जो मॉडल हमने पूरे दुनिया को दिल्ली से दिया, उसके ऊपर जब हम बात करने जाते हैं तो एलजी महोदय मिलने से इनकार कर रहे हैं, मतलब जनता के प्रतिनिधियों से नहीं मिल रहे। तो मुझे लगता है कि ये भारत के प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक मोड़ आज साबित हो रहा है और इस तरीके से अगर चलता रहा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत की इस आजादी को और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना और भारत के संविधान, जिसके माध्यम से बाबा साहेब के बनाए संविधान से भारत चल रहा है, आज उस संविधान को भी खत्म करके और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके ऐसा लगता है जैसे निर्णय सरकार खुद नहीं ले रही बल्कि लिखने का काम कोई और कर रहा है। क्योंकि सरकार जो सत्ता में जिस पार्टी की सरकार है उसका तो एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में पूरे के पूरे सारे नेता, उनके प्रधानमंत्री जी और सारे नेता चुनाव की ही तैयारी में रहते हैं। तो पढ़ते कब होंगे? तो वो पढ़ते तो है नहीं, ज्ञान को तो बात करते नहीं है। तो मुझे इस बात का बेहद दुख है, प्लीज कंक्लूड करिए। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि जो प्रजातंत्र के अंदर जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जिसमें जनता की चुनी हुई सरकार जनता के लिए काम करती है, नीतियां बनाती है, हम अगर आज टीचर्स को विदेश भेज रहे हैं और एजुकेशन सिस्टम को सुधार रहे हैं, इसके साथ साथ मुझे लगता है इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को और भी जो फील्ड है उनके लोगों को भी बाहर भेजना चाहिए और हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। लेकिन उस काम को जिस तरह उपराज्यपाल महोदय रोक रहे हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि वो यहाँ केवल और केवल राजनीति करने के लिए आए हैं। और वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि वो सर्वोच्च न्यायालय की बात को नहीं मानते, वो केवल राय है, संविधान की बात को नहीं मानेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट को नहीं मानेंगे, आप कानून को नहीं मानेंगे, आप आखिर मानते क्या हो? क्या इस तरीके से तानाशाही चलाकर आप दिल्ली की सरकार को पूरी तरीके निस्तेनाबूद करके, डायरेक्ट कंट्रोल करके, डायरेक्ट सारे निर्णय अगर लेना शुरू करेंगे तो क्या प्रजातंत्र बचेगा? संविधान ने इसलिए उपराज्यपाल की और राज्यपाल की व्यवस्था इसलिए नहीं की थी कि आप अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर दें। आप कोई भी बिल देख लीजिए, कोई भी अपॉइंटमेंट देख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो राष्ट्रपति जी के नाम से होता है। अगर राष्ट्रपति जी ये कहना शुरू कर दें इसमें तो राष्ट्रपति लिखा है तो मैं निर्णय लूंगा, तो क्या देश की चुनी हुई सरकार केंद्र में जो सत्ता के अंदर है मोदी जी के नेतृत्व में, क्या वो काम कर पाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान के मूल्य है, बेसिक स्ट्रक्चर है, आप बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाके देश की जनता की चुनी हुई सरकारों को आप उनके अधिकार को छीन के उनको निस्तेनाबूद करने का काम कर रहे हैं, आप देश के प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, आप देश के लिए खतरा साबित हो गए। ये चलने वाला नहीं है। हम अपने लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए हम लोग लड़ेंगे। और ये जो आप बार बार हर प्रस्ताव को रोक के बैठ जाते हैं, हर चीज को जांच, अरे जांच किसकी करा रहे हो आप? हर चीज की जांच कराओगे, जहां जांच की जरूरत है वहां जांच कराइए, लेकिन ये नहीं है जांच के नाम पे आप दिल्ली की सरकार के काम को रोक दो। कंक्लूड करिए। ये मैं बेहद दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि माननीय उपराज्यपाल महोदय, संविधान को एक बार अच्छे से पढ़िए और जो सर्वोच्च न्यायालय का 2018 का जजमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए, कानून से काम कीजिए। आप कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति देश में कानून से ऊपर नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।